नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। प्रेम का चुटी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। नमस्कार मित्रों, मुंबई में एक बॉम्बे टॉकीज करके कंपनी हुआ करती थी और इसकी सर्वे सर्वा थी देविका रानी। देविका रानी ने एक दिन देखा कि उनके बॉम्बे टॉकीज के आसपास एक लड़का मंडरा रहा है। लगातार 2-3 दिनों से उन्होंने इसको वॉच किया और उन्हें एक दिन उसको अपने पास बुलाया और पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। लड़के ने जवाब दिया कि मैं फिल्म में काम करना चाहता हूँ। देविका रानी को कुछ जमा और एक लड़के की किस्मत के द्वार खुल गए। वो लड़का और कोई नहीं, यूसुफ खान था। यूसुफ खान का नाम उन्होंने तभी यूसुफ खान के बजाय दिलीप कुमार रख दिया और देविका रानी ने अपने ही अपोजिट उसको ज्वार भाटा में कास्ट कर लिया। बस एक फ्रूट वाला, ड्राई फ्रूट वाला इस तरीके से फिल्म वाला बन गया। और उसके बाद की कहानी तो आप पूछिए मत, सुपरस्टार से भी बड़े स्टार की कहानी है ये। यूसुफ खान के दिलीप कुमार बनने की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। आज हम बात करेंगे अपने ज़माने के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की और उनके पेशावर से मुंबई आने और मुंबई में फिल्मों में काम करने के बाद उनके जीवन के सफ़र की। वे अपने आप में एक्टिंग के स्कूल थे। उनकी एक्टिंग को देख करके ही धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टारों ने अपनी अभिनय यात्रा करी, से काफ़ी प्रभावित थे और हमेशा इनसे मिलने की ललक बनाए रखते थे। अमिताभ बच्चन ने तो अभी बीच में जावेद खान के साथ बातचीत करते हुए अपने जन्मदिन पर कहा कि कई बार वे दिलीप कुमार साहब के घर पॉली हिल्स में चले जाया करते थे और वहाँ बैठकर घंटों बातें करते थे। एक आध बार तो उन्होंने कहा कि रात की 11-12 बजे मन हुआ तो चले गए और उठ के 2-3 बजे तक बात करते रहे। तो इस तरह से ये दीवानगी थी दिलीप कुमार की एक्टिंग के प्रति तब के आज के सुपरस्टार कलाकारों की। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं मित्रों। एक बात और, यदि आपको इस तरह की ये कहानियाँ अच्छी लग रही हो और आप देख रहे हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट भी करें कि आप इस तरह की कहानियाँ, किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। जी हाँ, चलिए चलते हैं यूसुफ खान की बम्बई यात्रा की और इसके पहले की पेशावर, जो किसी समय एक भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, बाद में पाकिस्तान में चला गया। पेशावर जो शहर था वो काबुल के एकदम निकट था और काबुल और पेशावर की संस्कृति, अफगानी पठानों की संस्कृति एक जैसी थी। पठानों के परिवार में एक लड़का जन्म लेता है, उसका नाम यूसुफ रखते हैं। पठानों का काम आमतौर पे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की दुकानें करना या दूसरे व्यापार व्यवसाय तो था ही, लेकिन पठानों की अपना जबान का भी बहुत इज्जत करते थे लोग। वे बड़े ईमानदार थे और पक्के हुआ करते थे जबान के। तो इस तरह से इनकी पहचान थी। तो इसी परिवार में एक यूसुफ खान नाम का लड़का पैदा होता है। पढ़ाई लिखाई में खासा तेज होता है, तो धीरे धीरे उसने अंग्रेजी पढ़ने की ओर ध्यान लगाया और अंग्रेजी की पढ़ाई में इतना पारंगत हो गया कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगा। अब आप देखिए, कम पढ़े लिखे और फारसी पढ़े, उर्दू पढ़े पठान परिवार में भी कोई लड़का अंग्रेजी फर्राटेदार बोलता है तो बड़ा गजब ही होता है। और उसके पिता, उसके परिवार के लोग उस पर गर्व करते हैं कि वाह क्या बात है, कितना अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है। और यह परिवार के गौरव की बात थी और खुद के लिए लोकप्रिय होने का अवसर था। परिवार आज़ादी के ठीक पहले या आज़ादी के ठीक बाद वहाँ से विस्थापित होता है और मुंबई का रुख करता है। यह वही पेशावर है जहाँ पर पृथ्वीराज कपूर के पिता दीवान बशेश्वर नाथ रहा करते थे। पृथ्वीराज कपूर भी वहीं रहते थे और उनके बच्चों का जन्म भी वहीं हुआ, राज कपूर आदि का। तो दो परिवार आते हैं एक तरह से। ये यूसुफ खान का परिवार भी वहाँ से पलायन करके बॉम्बे पहुँचता है और पृथ्वीराज कपूर का परिवार भी बॉम्बे पहुँच जाता है। अब देखिए, यूसुफ खान के पिताजी चूँकि ड्राई फ्रूट का व्यापारी थे तो उन्होंने
काफड़ मार्केट में एक ड्राई फ्रूट की दुकान खोली और थोड़े धीरे धीरे चूँकि अनुभव था तो अच्छी चलने लगी। यूसुफ खान उसमें हाथ बटाते थे। फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा अपना खुद का काम किया जाए, तो पूना में जा कर के उन्होंने एक नौकरी कर ली मिलिट्री कैंटीन में। 75 रुपये की माहवारी में नौकरी की और बीच के जो समय खाली था उसमें वो फ्रूट्स की दुकान डाल ली और कबाब बेचने लगे। इस तरह से उन्होंने पहली कमाई जब की 5,000 रुपये की, तो सीधे अपनी माँ के पास आए और वो पैसे उनको माँ को भेंट करे। माँ ने जब अपनी यह बात पिताजी को बताई तो पिताजी ने कहा कि 5,000 तो कम है, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा लाखों में कमाए और लाखों का व्यापार करे। यहीं से एक दिन चूँकि दिलीप कुमार बड़े हो रहे थे तो कांच के सामने जब वे बाल संवारा किया करते थे तो उन्हें कुछ और ही नज़र आता था। उन्हें लगता था कि अब वो ड्राई फ्रूट के बिजनेस के लिए नहीं बने हैं, उन्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। तो उन्होंने कोशिश करना शुरू की, बॉम्बे टाकीज की चक्कर लगाना शुरू किए। जो मैंने शुरुआत में बताया इंट्रो में आपको, उनकी भेंट देविका रानी से होती है। देविका रानी को ये अच्छे लगते हैं, इनको कास्ट कर लेते हैं और कास्ट करने के बाद ज्वार भाटा पिक्चर में इनको काम मिल जाता है एज ए हीरोइन बनी थी देविका रानी और हीरो दिलीप कुमार थे। पहली फिल्म जब रिलीज होती है तो धमाका हो जाता है, फिल्म बड़ी हिट होती है। फिल्म हिट होने के बाद दिलीप कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक फिल्में उनकी आने लगी। पिता चूँकि परंपरावादी थे और उनकी मुलाकात गाहे बगाहे पृथ्वीराज कपूर से हो जाया करती थी। उसी समय राज कपूर फिल्मों में काम कर रहे थे, कुछ जोकर या कॉमेडियन के रोल करते थे तो उनको टांट मारा करते थे राज कपूर को, पृथ्वीराज कपूर को, क्या अपने बच्चों को जोकर बना दिया तुमने। अब जब उनका खुद का बच्चा फिल्म में काम करने लगा तो इन्हें बहुत बुरा लगा। ये इन्होंने लड़के से दूरियां बना ली। दिलीप कुमार भी दृढ़ थे कि नहीं मुझे तो फिल्मों में ही काम करना है, तो इन्होंने पिता से थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ इनका। लेकिन एक बार बीमार पड़े पिता तो फिर पिता की इतनी तीमारदारी की इन्होंने कि फिर से इनके संबंध वैसे ही हो गए। पिता की खूब इज्जत करते थे। जब पिता एक दिन उठे तो सुबह अखबारों में अपने बेटे की तारीखों में खूब सारे आर्टिकल देखे उन्होंने अलग अलग अखबारों में, तब उन्हें महसूस हुआ कि लड़का कुछ अच्छा कर रहा है। उन्होंने अखबार इकट्ठे करे, अपने मित्रों को जाकर दिखाया कि देखो मेरा लड़का ऐसा हो गया। और जो भाव संतुष्टि और खुशी के उनके चेहरे पे आए तो दिलीप कुमार का ये कहना था कि उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि पिताजी की नाराज़गी दूर हो गई है और अंत तक वह पिता के साथ ही रहे। दिलीप कुमार ने बैक टू बैक 3-4 पिक्चरों में ऐसा काम किया जो गमगीन फिल्में थी और इसके कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग का नाम दे दिया गया। ये पिक्चर थी बाबुल, दीदार और देवदास। एक के बाद एक दुख भरी पिक्चर करने से वे ऐसा मानते हैं लोग कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, तो उन्हें डिप्रेशन का इलाज कराना पड़ा इससे उभरने के लिए। तो ये उनकी एक तरह की कहना चाहिए कि ट्रेजेडी किंग की उपाधि इन्हीं फिल्मों से उन्हें मिली थी। अब इनके कुछ ऐसे किस्से हैं दिलीप कुमार के कि वे कितने अनुशासित थे और बड़े से बड़े फिल्मों हिट होने के बाद बहुत बड़े स्टार हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी थी। साउथ के एक डायरेक्टर हुआ करते थे, कोयम्बटूर में एक बहुत बड़ा स्टूडियो था उनका, SM नायडू नाम के एक डायरेक्टर थे। इतना बड़ा फिल्मिस्तान टाइप का स्टूडियो था कि वहीं सब जितने ये फिल्म साइन करवाते थे वो, तो जब तक पिक्चर बन नहीं जाती थी किसी एक्टर को बाहर नहीं आने देते थे। एक भी इतना बड़ा एरिया था, रहने खाने खेलकूद मनोरंजन के सारे साधन उन्होंने विकसित कर रखे थे वहाँ। एक फिल्म साइन करी उन्होंने दिलीप कुमार के साथ, आज़ाद, जिसमें मीना कुमारी को कास्ट किया, दिलीप कुमार और मीना कुमारी, और मुँह मांगा मुआवजा दिया दिलीप कुमार को उस फिल्म के लिए। तो काम शुरू हुआ, एग्रीमेंट में वो लिखवा लिया करते थे SM नायडू की यहाँ जब तक ये फिल्म पूरी नहीं होगी आपका कोई भी कलाकार यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। दिलीप कुमार ने भी साइन कर दिए, लेकिन बीच में दिलीप कुमार ने कहा कि मुझे बम्बई जाना है 8 दिन के लिए।
एस एम नायडू इतने बड़े, तब दिलीप कुमार बहुत बड़े स्टार हो चुके थे, लेकिन एस एम नायडू अपने नियम कायदे के पक्के थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, आपने खुद ने एग्रीमेंट में साइन किए हैं तो आप जा नहीं सकते, मना कर दिया। दिलीप कुमार नेचुरली नाराज़ हुए, लेकिन जब उनको बताया उन्होंने बैठ के एस एम नायडू ने कि आपने एग्रीमेंट साइन किया है मुझसे और इस तरह से आप जा नहीं सकते हैं, तो मान गए और पूरी फिल्म करने के बाद ही वहाँ से आए कोयम्बटूर से। तो ये एक महानता थी दिलीप कुमार की काम की, और अपने स्टारडम को कुछ आते तो झगड़ा करते, फिल्म को डिले कर देते, पता नहीं क्या क्या कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने समझ के काम किया। तो ये एक अच्छाई की बात है दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार बहुत भले इंसान रहे हैं पूरे जीवन में, हर तरह से राज्यसभा के सदस्य भी रहे, वो मुंबई के शरीफ भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी कोई ओछी बात किसी से नहीं कही। दिलीप कुमार का नाम कई हीरोइन के साथ जुड़ा, लेकिन उनका कहना था कि सब कासिबाजी है। हालांकि उनका मधुबाला के साथ प्रेम संबंध स्वीकारते हैं, उन्होंने भी स्वीकारा, और यहाँ तक कि वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता शादी के लिए नहीं माने, तो वो संबंध टूट गया उनका। बाद में सायरा बानो से, बहुत कम उम्र थी सायरा बानो और दिलीप कुमार की उम्र पर काफ़ी अंतर था। जब मुगल आजम बन रही थी तो ऐसा बताया जाता है कि सायरा बानो को आशीर्वाद दिलाने के लिए उनकी माँ नसीम बानो दिलीप कुमार के पास ले गई, तो उनकी गोद में बैठ के उन्होंने आशीर्वाद दिया था उसको। वही लड़की जब बड़ी हुई तो उसी से इनका विवाह हुआ दिलीप कुमार से। काफ़ी अंतर था फिर भी, तो लोग कहने वाले कहते हैं कि उसी को गोद में बैठा के आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब बूढ़े हो गए दिलीप कुमार, तो उसी सायरा बानो ने उनकी माँ का रोल भी किया, उनको संभाला, देखा, याददाश्त चली गई थी उनकी। 98 साल तक दिलीप कुमार जिए और कई फिल्मों में काम किया, और आज भी उनका अभिनय का स्कूल है। फिल्मों का जो इतिहास है या अभिनय करने का स्टाइल है, वो आज भी लोग देखते हैं, तो निश्चित रूप से लोग उनसे सीखते हैं। नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कैसे कोई भी करी, उसमें इतना झूम के गीत डांस किया है इन्होंने कि वो आज भी लोकप्रिय। यदि आप सिनेमा टीवी पे देखेंगे तो बड़े बड़े जो रुस्तम डांसर है ना, वो उनके आगे पानी भरते हैं। जैसे महान कलाकार हुए हैं, महान उनकी आदतें हैं, और वे कहा करते थे कि उनकी हर फिल्म में हर हीरोइन के साथ उनकी गासिप और प्रेम कहानियाँ चला देती। इस बात को लेकर के हंसते हंसा करते थे। उनके संबंध राज कपूर, मनोज कुमार और कई लोग, देवानंद जैसे लोगों से काफ़ी आत्मीयता भरे रहे। और मनोज कुमार ने तो उनकी एक फिल्म में उनका रोल मनोज कुमार था, तो अपना नाम हरे कृष्ण गोस्वामी से मनोज कुमार फिल्म देख के रख लिया था उन्होंने। जिसमें दिलीप कुमार का नाम मनोज कुमार था, तो मैं भी मनोज कुमार नाम रखता हूँ, और वो हिट भी हुई मनोज कुमार। तो दिलीप कुमार की कोई फिल्म ले लीजिए, सेड ले लीजिए, या फिर बैराग देख लीजिए, आखिरी की जो उनकी लास्ट फिल्म थी, शक्ति देख लीजिए, अमिताभ बच्चन के साथ किस कदर की टक्कर दी उन्होंने। अमिताभ और उनके दोनों के अभिनय की मिसाल है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, शर्मा के।